हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। मैं अरविंद सुनियापुर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप और आपका परिवार इस कोरोना महामारी से सुरक्षित होगा। आज का लेक्चर या आज का यह लेक्चर मुख्यतः कुछ 4-5 शब्दों को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है जिन्हें परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, और हमें सामाजिक स्तर के ज्ञान के लिए भी हमारे ज्ञान को बढ़ोतरी देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ शब्दों को मैंने लिया है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, एफआईआर, जीरो एफआईआर, चार्जशीट, एनआरसी, सॉरी एनसीआर। इन सभी शब्दों को मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करूँगा। पहले तो मैं बता देता हूँ कि आपके गली मोहल्ले में या कहीं भी कोई भी अपराध होता है तो आप पुलिस के पास थाने में जाते हैं, तो ये सारे सारे शब्द आपको थाने जाएंगे या कोई किसी का लड़ाई दंगा हो जाता है या ऐसे कुछ हो जाता है, ये सब सारे के सारे लॉ से रिलेटेड शब्द हैं। ये जो हमें जानना सामाजिक स्तर से भी बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छी एजुकेशन पर्सन के तौर पे हमें इन सारे शब्दों का ज्ञान खूब ही होना चाहिए। जैसे लिखा है, अब हम लोग थाने में जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं। चलो आज हम लोग थाने में जाते हैं तो थाने में मुख्यतः क्या होता है कि हम लोग किसी से लड़ाई दंगा हो जाता है या कोई मर्डर का केस हो जाता है तो थाने में जाते हैं, तो जो दरोगा जी होते हैं वो तो दो तरह के क्राइम को नोट करते हैं। एक तो होता है कॉग्निजेबल, संगीन जो अपराध। कॉग्निजेबल की हिंदी होती है संगीन अपराध, संगीन अपराध। और दूसरा होता है असंगीन अपराध, इसे असंज्ञेय अपराध बोला जाता है। और दूसरा और तीसरा शब्द है एफआईआर, जीरो एफआईआर। फिर तीसरा आपको शब्द सुनने मिलता होगा चार्जशीट। फिर एक शब्द और आता होगा एनसीआर। इन सभी शब्दों को मैं बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करूँगा। आ जाते हैं कॉग्निजेबल अपराध। दो प्रकार के हमने बता दिए, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, जिसे संगीन अपराध बोला जाता है, असंज्ञेय अपराध। जो संगीन कॉग्निजेबल अपराध होते हैं वो बहुत गहन अपराध होते हैं, जैसे 370 सेक्शन 370 आईपीसी। पहले तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि आईपीसी और सीआरपीसी क्या होता है। आईपीसी होता है इंडियन पीनल कोड। आईपीसी की तरह ये पता किया जाता है कि इसके पर क्या कौन सा जुर्म इसने किया है। आईपीसी के तहत के धारा, आपको धारा के तहत आपका मुकदमा नोट किया जाता है। तो आपने कोई क्राइम किया या किसी और ने कोई क्राइम किया है, तो जब कोर्ट में ये मामला जाएगा तो वहाँ क्राइम तो लिखा नहीं जाएगा ना कि इसने इसके लाठी मारी या इसने इसकी भैंस चुराई, ये तो सब लिखा नहीं जाता ना। तो उनके तहत उन्होंने एक कुछ सेक्शन बना दिए हुए हैं जिसके तहत, जैसे कि मान लो कि तुमने किसी का या बलात्कार किया, तो वहाँ तो लिखा नहीं जाएगा कि ना बलात्कार किया इसने, कैसे किया है। वहाँ सिर्फ आपकी आईपीसी की धाराएं देखी जाती हैं। आईपीसी की धारा 376 जैसे होता है बलात्कार, लगेगा आपको 376, 376, जिसको दियो देसी भाषा में बहुत प्रचलित रहता है 376। 376 प्रचलित रहता है। और भी कई धाराएं होती हैं, 1 मिनट में अरेस्ट कर लेता हूँ इसको। अरेस्ट नहीं हो रहा है यार, चलो कोई बात नहीं, आप लोग देखिएगा। हाँ कॉग्निजेबल, अब तो 307 हो गया। और इसके बाद में हो जाता है, जैसे हो गया 395, जैसे लूट। लूट और डकैती दोनों में अंतर होता है। डकैती होती है सेक्शन 395, 395 में आपको डकैती के तौर पे आप पे मुकदमा चलाया जाएगा। और 392 होता है लूट। लूट और डकैती में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डकैती जो होती है वो तीन
4 या 4 से अधिक लोगों ने जब किसी अवैध संपत्ति या किसी की जबरन कोई संपत्ति को छीनते हैं तो उसे लूट के दायरे में आता है, डकैती के दायरे में आता है। अगर लूट में डिफरेंट ये होता है, लूट आती है थ्री 392 392 के तहत में डकैती आती है, 392 की लूट आती है। अब कॉग्निजेबल जिसे संज्ञेय अपराध बोला जाता है। संज्ञेय अपराध, इस अपराध की श्रेणी में कौन कौन सी श्रेणी है? देखो, एक तो संगीन अपराध होता है, एक संज्ञेय अपराध होता है, जैसे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। इसमें एफआईआर दर्ज होती है। और एफआईआर, सबसे पहले तो एफआईआर एफआईआर का फुल फॉर्म जान ले लिए। इसका एफआईआर होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर में ऐसा होता है कि एफआईआर में जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी जाती है, जब संज्ञेय अपराध होता है, तब उसमें एफआईआर प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की जाती है। उसमें एफआईआर हर थाने में लिखना ज़रूरी होता है कि आप अगर ये मान लो कि अगर आप एफआईआर जिस थाने में आपने एफआईआर लिखा है, आपके वहाँ के रहने वाले नहीं हैं या वहाँ आपके साथ में पीड़ित नहीं हुआ है, अगर आपको वहाँ पे किसी ने प्रताड़ित नहीं किया है, तो आप वहाँ तो लिखा ही सकते हैं। और दूसरे अगर जगह हैं, आप उस थाने के नहीं निवासी हैं, आप कहीं और हैं, तो वो उस वहाँ भी थाने में रिपोर्ट लिखा सकते हैं। उसे जीरो एफआईआर रिपोर्ट कहते हैं। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। अभी एफआईआर लिखना हर एक दरोगा को बाध्य होता है। आईपीसी की धारा 154 के तहत, 146 के तहत यह दरोगा या थाने को बाध्य होता है कि हर एक की किसी न किसी की रिपोर्ट लिखी जाए। आगे नॉन कॉग्निजेबल क्राइम, इसका अपराध बोल सकते हैं, असंज्ञेय अपराध। इसे असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। जिसको आपने सुना होगा एनसीआर, एक शब्द थाने में शब्द यूज होता है एनसीआर। एनसीआर बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जिसमें असंज्ञेय अपराध, जैसे कोई छोटी मोटी लड़ाई हो गई या आपको मकान मालिक ने कुछ कह दिया, आपने मकान मालिक ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, या आपने किसी को गाली दे दी, या आपसे कुछ हाथापाई हो गई, ये असंज्ञेय अपराध में रखे जाते हैं। मतलब इन्होंने कुछ अपराध तो किया है लेकिन इतना बड़ा अपराध नहीं है। अब इसमें आपको एंटीसिपेटरी बेल, आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि अग्रिम जमानत ले लेते हैं, एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं। वो थाने जाने से, जेल जाने से पहले ही जमानत ले लेते हैं। तो वो असंज्ञेय अपराध में जो सारे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, जो सारी शिकायतें दर्ज की जाती हैं, वो सारी की सारी एंटीसिपेटरी बेल ही ले लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं किया है कि उसने कि क्या अभी गुरुग्राम में कांड हुआ था, विकास दुबे जैसा बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, तो वो सब एफआईआर में ही नोट होती है। लेकिन एनसीआर में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं, जैसे गांव में बहुत सी लड़ाई हो जाती है, थोड़ी थोड़ी पे पानी निकलने के लिए कि नाली को हो गया, ऐसी छोटी मोटी कई घटनाएं हो जाती हैं जो एनसीआर में दर्ज की जाती हैं। जीरो एफआईआर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एफआईआर है। ये शब्द बहुत बार आपको सुनने मिला होगा, हाल ही में इस शब्द को सुनने में मिला होगा, जीरो एफआईआर। इस समय बहुत चर्चा में रहता है। इस एफआईआर से कई कई बड़े बड़े मुकदमों के जीरो एफआईआर। पहले बात तो समझ लीजिए जीरो एफआईआर होती क्या है। जीरो एफआईआर में जीरो एफआईआर वो एफआईआर होती है कि आप उस थाने के निवासी नहीं हैं, फिर भी आपके साथ में क्राइम हुआ है, तो आप, जैसे आप निवासी हैं, मान लीजिए मैं किसी यहाँ का निवासी हूँ जैसे, तो मेरे साथ यहाँ पे क्राइम हुआ, यहाँ पे मेरी कोई सुन नहीं रहा, कोई पावरफुल नेता है, उसने मेरे साथ क्राइम किया है, या कुछ भी क्राइम हुआ हमारे साथ में, तो सुन नहीं रहा, तो मैं कहीं और जाके कंप्लेन लिखा सकता हूँ। मैं अपन जहाँ से मेरा कोई रिलेटिव रह रहा है, या मेरे कोई पेरेंट्स रह रहे हैं, पेरेंट्स मेरे के जैसे अगर टाउन में रह रहे हैं, हम कहीं और दूसरे टाउन में रह रहे हैं, हमारे साथ में यहाँ बहुत बड़ा क्राइम हो गया, जेनुइनली ये
वुमेन के साथ में ज़्यादा देखा जाता है और गर्ल्स के साथ में ज़्यादा देखा जाता है कि अब वो कहीं कॉलेज या हॉस्टल में रह रही हैं, उनके साथ में क्राइम हो गया, कोई मंत्री के बेटा या कुछ भी ऐसा वायलेशन हो गया, तो वहाँ का जो थाना होता है वो इतने पावरफुल लोग होते हैं, वो रिपोर्ट लिखते नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट के यहाँ जाके, पेरेंट के यहाँ जहाँ रहते हैं, पेरेंट जिस थाने के अंतर्गत आते हैं वो वहाँ रिपोर्ट लिखवा देते हैं। तो उस रिपोर्ट में ये लिखा जाता है, लेकिन इस रिपोर्ट का क्या होता है, सीरियल नंबर इस जीरो में आपको रिपोर्ट नंबर नहीं मिलता है। आप अगर थाने में जाएंगे तो आपको एफआईआर एक नंबर मिलता है। जैसे नंबर मान लो एफआईआर आपका नंबर मिला 365/2020, मतलब आपका 2020 में जब एफआईआर आप लिखाने जाएंगे तो आपको एक एफआईआर नंबर मिलता है 365/2020। ये बताता है नीचे 2020 ये सन को बताता है, और ऊपर आपको एफआईआर नंबर बताता है कि आपकी एफआईआर इस साल के इतने नंबर पर दर्ज हुई है। ऐसे पता चलता है। मुकदमे खुले, जैसे आसाराम बापू का मुकदमा था। आसाराम बापू जहाँ उसके साथ वो लड़की के साथ में गलत काम कर रहा था, आसाराम बापू इतने पावरफुल थे, करोड़पति आदमी थे, तो उस थाने में तो वहाँ रिपोर्ट लिखी नहीं। वो लड़की अपने यहाँ दिल्ली आई अपने पेरेंट्स के पास में, और दिल्ली वालों ने वहाँ से तब रिपोर्ट लिखाई गई उनका। लेकिन ये होता है कि रिपोर्ट हर हाल में लिखनी है। आप भले ही वो आपके थाने का निवासी नहीं है, अगर आप नहीं निवासी लिखते हैं तो आईपीसी की धारा 5154 154 के तहत पुलिस वाले अपराधी खुद अपराधी हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि अगर आईपीसी की धारा अगर कोई थाने में नहीं रिपोर्ट लिखता है तो आईपीसी की 154 के तहत उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। है सुशांत सिंह के केस में उनके पिता पेरेंट्स वहाँ पे देखो, मुंबई पे नहीं एफआईआर हुई, एफआईआर उनके मम्मी पापा ने कहा पटना में रह रहे थे तो पटना में की। पटना की पुलिस अब जाके वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है जाके मुंबई में, तो ये जीरो एफआईआर होती है। इस एफआईआर से कई बड़े बड़े राज खुले हुए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें जैसे एफआईआर में आपको एक नंबर मिलता है, जो मैंने आपको बताया 365 कुछ भी है, मान लो जैसे 66/2020 हो गया, तो आपका मतलब ये होता है कि इस साल की 66वीं शिकायत, जैसे 2020 बाद में लिखा है नीचे, तो 2020 की ये 6वीं शिकायत इन लोगों की थी, ये नंबर होता है एफआईआर नंबर। आई होप आप इन सब शब्दों का मतलब समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं। चार्जशीट। चार्जशीट वो होती है, ये एक चार्जशीट का हिंदी में कहते हैं आरोप पत्र। जब पूरे पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, एफआईआर हुआ, जब एफआईआर है तब प्राथमिक रिपोर्ट जब आती है, जब कोई प्राथमिक शिकायत दर्ज करता है जाके, तो इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है कि क्या ये जो इन्होंने शिकायत की है वो सत्य है, अगर सत्य है तो कितनी सत्ता है इसमें, उसी हिसाब से क्या ये बात झूठा कोई आरोप तो नहीं इस पे लगा रहा है। इसके बाद में वो उसमें से फिर चार्जशीट तैयार होती है, पूरा आरोप पत्र बनाते हैं कि आईपीसी के सेक्शन की धारा कितनी, जैसे आईपीसी के सेक्शन की धारा हो गई 307, 307 हत्या का, 420 हो गई, 420 हो गई, 420 हो गई, ये सारी धाराओं को उसमें लिख के फिर इसके बाद आरोप पत्र सीआरपीसी को सौंपा जाता है। सीआरपीसी इसके तहत सीआरपीसी सब बताती है कि आपको प्रोसीजर पूरा सीआरपीसी में ही लिखा होता है, सज़ा आपको सीआरपीसी के तौर पे ही मिलती है, आईपीसी के द्वारा सिर्फ मुकदमा चलाया जाता है। आई होप्स आप इन सब शब्दों का मतलब समझ रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।